हेलो माय डियर वंस। तो कैसे हैं आप लोग? मैं हर्ष आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल लक्ष्य इन्फिनिटी पे स्वागत करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों हम पिछले क्लासेस में पढ़े थे वेव के क्लासिफिकेशन के बारे में। हम जाने थे देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव, पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और दूसरा मैकेनिकल वेव। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में जाने थे, नाम ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी वैसा वेव जिसको मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए। ऐसे वेव को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम नॉन मटेरियल वेव या नॉन मैकेनिकल वेव भी है। इसमें लाइट आता है जिसको मीडियम नहीं चाहिए। यही कारण है कि सूर्य भगवान से लाइट धरती पे बिना कोई मीडियम के आ जाता है। स्पेस में ऐसा कोई मीडियम नहीं है जो कि लाइट को ट्रैवल करने का काम करे। वही हम मैकेनिकल वेव के बारे में जाने थे कि ये वो ऐसा वेव होता है जिसको ट्रैवल करने के लिए कुछ न कुछ मीडियम चाहिए ही चाहिए। जैसा कि साउंड हो गया, जैसा कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया। तो ये मतलब ये सब जो भी एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये सब जो भी वेव है, इन सभी को कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। तो ऐसे वेव को हम मैकेनिकल वेव कहते हैं। हम जाने थे कि मैकेनिकल वेव दो प्रकार का होता है। पहला होता है ट्रांसवर्स वेव और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। हम ट्रांसवर्स वेव में जाने थे कि ट्रांसवर्स वेव इज द वेव इन विच पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट्स परपेंडिकुलर टू द वेव। है ना, यहाँ पर हम जाने थे कि ट्रांसवर्स वेव में कि यहाँ पर जो पार्टिकल है मीडियम का, वो वेव के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करता है। यानी कुछ इस प्रकार से, अगर वेव आगे की ओर ट्रेवल कर रहा है तो पार्टिकल ऊपर नीचे ट्रेवल करेगा, मतलब वाइब्रेट करेगा। यानी अगर कोई मीडियम है, जैसे कि हम एग्जांपल दिए थे कि गंगा जी में जैसे नारियल का छिलका या फिर कुछ फल, ये सब जिस प्रकार से ऊपर नीचे होते रहता है और वेव आगे की ओर ट्रेवल करता है, ठीक वैसा ही वेव ट्रांसवर्स वेव होता है। वेव मान लीजिए ये पानी का वेव है, ये आगे आगे जा रहा है और ऊपर नीचे केला का छिलका या जो भी नारियल है ये सब ऊपर नीचे कर रहा है। तो ऐसा वेव जहाँ की पार्टिकल ऊपर नीचे करता है, यानी परपेंडिकुलर मूव करता है वेव के, ऐसे वेव को हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। यानी ट्रांसवर्स वेव इज द वेव इन विच पार्टिकल वाइब्रेट्स परपेंडिकुलर टू द वेव। ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होता है? तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव वो वेव होता है जिसमें कि पार्टिकल का कुछ जगह कंप्रेशन देखा जाता है और कुछ जगह रेयरफैक्शन देखा जाता है। यानी कुछ जगह पार्टिकल काफी क्लोज रहते हैं और कुछ जगह पार्टिकल काफी फैले हुए रहते हैं। यहाँ पे पार्टिकल का मूवमेंट और वेव का मूवमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होता है ना। तो ट्रांसवर्स वेव में हम जाने कि पार्टिकल का मूवमेंट और वेव का मूवमेंट परपेंडिकुलर होता है। लेकिन वही लॉन्गिट्यूडिनल वेव में जो पार्टिकल का मूवमेंट है, वही जो है वेव का डायरेक्शन होगा। यानी यहाँ पर पार्टिकल का जो मूवमेंट होगा, जो डायरेक्शन मूवमेंट होगा, वही डायरेक्शन वेव का भी होगा। तो अगर पार्टिकल का और वेव का डायरेक्शन सेम है तो ऐसे वेव को हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहेंगे। लेकिन अगर पार्टिकल वेव के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है तो ऐसे वेव को हम ट्रांसवर्स वेव कहेंगे। तो ये हम पिछले क्लासेस में जान चुके थे। आज हम जानेंगे इस लेक्चर में कि वेव का कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक होता है, कौन कौन सा गुण होता है। जैसे कि हम कुछ भी पढ़ते हैं तो उसके बारे में गुण, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या प्रॉपर्टी है, ठीक उसी प्रकार से अगर वेव है तो वेव का कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगा, कुछ ना कुछ गुण होगा, कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक होगा। तो इसके बारे में जानेंगे, जिसमें पहला होता है वेवलेंथ, दूसरा एम्पलीट्यूड, तीसरा टाइम पीरियड, चौथा फ्रीक्वेंसी, पांचवा वेलोसिटी। यानी कि इस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव यानी वेव के प्रॉपर्टी में हम वेवलेंथ के बारे में, एम्पलीट्यूड के बारे में, टाइम पीरियड के बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में और वेलोसिटी के बारे में बारी बारी समझेंगे कि ये सब क्या होता है। चलिए तो चलते हैं। पहला है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ में बोला गया है क्या, द मिनिमम डिस्टेंस इन विच अ साउंड वेव रिपीट्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इट्स वेवलेंथ। यानी वो मिनिमम डिस्टेंस जिसमें कि कोई साउंड वेव अपने आप को रिपीट करे, ऐसे वेव, ऐसे डिस्टेंस के ऐसे मिनिमम डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं। अब इसका मतलब क्या? ये जो डेफिनेशन है ये 100% करेक्ट डेफिनेशन है और ये हर जगह लागू होगा। इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब है कि कि द मिनिमम डिस्टेंस, वो मिनिमम डिस्टेंस जिसमें कि साउंड वेव अपने आप को रिपीट करे। जैसे जैसे अगर हम ये वेव बनाते हैं, है ना, तो यहाँ पे देखिए ये जो साउंड वेव, सॉरी, अगर हम इस प्रकार से अगर हम यहाँ पे वेव बना देते हैं इस प्रकार से, तो देखिए यहाँ तक वेव एक है ना, लेकिन इसके बाद रिपीट होने का काम कर रहा है ना। यहाँ तक एक वेव हुआ, यहाँ तक दूसरा वेव हुआ,
इसके बाद ये तीसरा वेव होगा, ये चौथा वेव होगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो मिनिमम लेंथ है वो ये वाला है, ये वाला मिनिमम लेंथ है। ये जो लंबाई होगा ये मिनिमम लेंथ है, ये जो लंबाई है ये मिनिमम लेंथ है, ये जो लंबाई है वो मिनिमम लेंथ है, ये जो लंबाई है वो मिनिमम लेंथ है। तो ये जो लेंथ है यही वेवलेंथ कहलाता है। यानी कि एक वेव को कंप्लीट जब हो जाता है तो उसका जो मिनिमम लेंथ होगा, जो सबसे छोटा लेंथ होगा, वही वेवलेंथ कहलाता है। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं वेव दो प्रकार का होता है। तो उन दोनों वेव के टाइप के बेसिस पे हम वेवलेंथ का डेफिनेशन को जानेंगे कि क्या होता है। जैसा कि पहला बोला गया है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव में जैसा कि हम जानते हैं कि पार्टिकल वेव के ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है। अगर पार्टिकल इस प्रकार से ट्रेवल है ना, तो अगर पार्टिकल इधर मूव कर रहा है तो वेव भी इधर मूव करेगा। जैसे यहाँ पे इस वजह से कंप्रेशन रेयरफैक्शन, यानी कि यहाँ पे पार्टिकल नजदीक नजदीक है, पास पास है, यहाँ पे पार्टिकल दूर दूर है, यहाँ पे नजदीक दूर है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल वेव में पैटर्न बन जाता है कंप्रेशन, है ना, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, इस प्रकार से कंप्रेशन का, रेयरफैक्शन का, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन। कंप्रेशन का कहने का मतलब है पार्टिकल नजदीक नजदीक है, और रेयर फैक्शन कहने का मतलब है पार्टिकल दूर दूर है। ठीक है। तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल वेव के केस में देखिए वेवलेंथ को किस प्रकार से डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे बोला गया है वेवलेंथ को, द कंबाइंड लेंथ ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फैक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ। यानी कि देखिए यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल वेव में, यहाँ पे वेव रिपीट कब कर रहा है भाई, ये कंप्रेशन और रेयर फैक्शन एक बार हुआ, ये कंप्रेशन एक रेयर फैक्शन एक बार हुआ, फिर से रिपीट किया, फिर एक बार कंप्रेशन रेयर फैक्शन रिपीट किया, है ना, फिर एक बार कंप्रेशन रेयर फैक्शन रिपीट किया। यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे जो वेव है वो कंप्रेशन प्लस रेयर फैक्शन के बाद रिपीट कर रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि कंप्रेशन और रेयर फैक्शन का जो कलेक्टिवली मिनिमम डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ, है ना। तो वही बोला गया है कि यहाँ पे जो कंप्रेशन रेयर फैक्शन है उसका जो कंबाइंड लेंथ होगा, यानी ये जो कंबाइंड दूरी है, ये जो दूरी है यही वेवलेंथ कहलाता है। ये जो दूरी होगा कंप्रेशन रेयरफैक्शन का यही वेवलेंथ कहलाएगा। ये जो कंप्रेशन रेयरफैक्शन का जो दूरी होगा यही वेवलेंथ कहलाएगा, है ना। जैसा कि हम पीछे बोले ना, पीछे वाला जो डेफिनेशन है वो 100% करेक्ट है, करेक्ट है ना। उसमें हम बोले हैं कि एक वेव का जो डिस्टेंस होगा वो वेवलेंथ कहलाएगा, एक वेव का, है ना। या कहें मिनिमम डिस्टेंस जहां पर कि वेव रिपीट करे। तो यहाँ पे वेव यहाँ पे रिपीट कर रहा है, कंप्रेशन रेयर फैक्शन के बाद जो है वेव रिपीट कर रहा है, यानी इसका जो लंबाई होगा वही वेवलेंथ कहलाएगा, है ना। यहाँ पे कंप्रेशन रेयर फैक्शन हो रहा है तो इसका जो लंबाई होगा एक वेव का वही वेवलेंथ होगा, है ना। तो चाहे हम इस डेफिनेशन में हम ये बोले कि मिनिमम डिस्टेंस इन विच साउंड वेव रिपीट्स इटसेल्फ, वो मिनिमम डिस्टेंस जिसमें कि साउंड वेव खुद को रिपीट करता है, खुद को बार बार फिर से रिपीट करता है, उसको वेवलेंथ कहते हैं। या फिर हम ये कहें कि एक वेव के लेंथ को वेवलेंथ कहते हैं, है ना। दोनों बात एक ही है। चाहे हम ये कहें द मिनिमम लेंथ इन विच साउंड वेव रिपीट्स इटसेल्फ, यानी कि वो मिनिमम लेंथ जिसमें कि साउंड वेव खुद को रिपीट करता है उसको वेवलेंथ कहते हैं। या फिर हम ये कहें कि एक वेव के लेंथ को, द लेंथ ऑफ वन वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। दोनों बात सही है, दोनों बात एक ही है ना। यहाँ पर ये पूरा एक वेव है, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एक वेव है, तो इसकी लंबाई वेवलेंथ कहलाएगी। ये पूरा एक वेव हुआ तो ये लंबाई वेवलेंथ कहलाएगी। ये पूरा लंबाई कंप्रेशन रेयरफैक्शन ये वेवलेंथ कहलाएगा, ये कंप्रेशन रेयरफैक्शन पूरा वेवलेंथ कहलाएगा। यानी यहाँ पे चार गो वेव बन रहा है, यानी यहाँ पे चार गो वेवलेंथ होगा। ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। दूसरा इसका डेफिनेशन एक और बोला गया है, हालांकि ये सब उतना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी बता देते हैं कि किताब में या फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आप लोग के स्कूल में इस प्रकार से भी आ सकता है। पहला तो हम जैसा कि समझ गए कि कंप्रेशन और एयर फैक्शन के कलेक्टिवली डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं। या फिर ये जो दूरी होगा ना ये बराबर होगा क्या भाई, तो ये बराबर होगा the distance between the center of two consecutive compression is called wavelength। तो चाहे हम ये कहें कि एक वेव के लेंथ को वेवलेंथ कहते हैं, ये तो हमेशा सही होगा। या ये कहें कि द मिनिमम डिस्टेंस इन विच वेव रिपीट्स इटसेल्फ इज कॉल्ड वेवलेंथ, ये भी सही है, ये भी 100% सही है, हमेशा सही होगा। लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल वेव के केस में हम बोले कि भाई कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का जो कंबाइंड लेंथ होगा वो वेवलेंथ कहलाएगा, ये इस केस में सही है ना। दूसरा डेफिनेशन यहाँ पे बोला गया है कि ये जो कंप्रेशन का जो सेंटर होगा, टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन के सेंटर के बीच का जो दूरी होगा वो भी वेवलेंथ कहलाएगा।
या कहें टू रेयरफैक्शन के सेंटर के बीच का जो दूरी होगा वो वेवलेंथ कहलाएगा, है ना। तो यहाँ पे बोला गया है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन, है ना। टू कंसेक्यूटिव कहने का मतलब है कि अगल बगल वाला अगल बगल वाला जो कंप्रेशन है उसके सेंटर के बीच का जो दूरी होगा वो वेवलेंथ कहलाएगा। या फिर कह ले द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शन, या कहें दो कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शन के बीच का जो दूरी होगा, मतलब सेंटर के बीच का जो दूरी होगा वो भी वेवलेंथ कहलाएगा। तो यहाँ पे वेवलेंथ को तीन तरह से डिफाइन कर सकते हैं। जैसा कि हम पीछे बोले कि एक वेव के लेंथ को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। तो ये पूरा वेवलेंथ कहलाएगा, ये भी वेवलेंथ कहलाएगा, ऐसा पहला डेफिनेशन। दूसरा कह सकते हैं कि कंप्रेशन के दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन के बीच का जो लेंथ होगा वो वेवलेंथ कहलाएगा। या हम तीसरा डेफिनेशन ये भी कह सकते हैं कि टू कंसेक्यूटिव रियर फैक्शन के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो वेवलेंथ कहलाएगा। तो दोनों डेफिनेशन सही है। तो ये तो हम जाने लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए। अब हम जानेंगे कि भैया ट्रांसवर्स वेव के लिए क्या डेफिनेशन होता है। हालांकि जो हम डेफिनेशन बोले हैं, एक वेव की लंबाई को वेवलेंथ कहते हैं, या एक वेव जब जहां तक खुद को रिपीट करता है तो उसका जो मिनिमम लेंथ होता है वो वेवलेंथ कहलाता है। ये दोनों बात 100% दोनों केस में लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव दोनों में सही है। लेकिन इसको पेश करने का ढंग और इसको बताने का ढंग बस दोनों में अलग अलग है। बाकी जो मेन मोटो है, मेन जो डेफिनेशन है वो दोनों में सेम है। तो देखते हैं ट्रांसवर्स वेव का में वेवलेंथ का क्या डेफिनेशन है। तो यहाँ पे बोला गया है, देखिए ट्रांसवर्स वेव के केस में वेवलेंथ द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट। अब ये क्रेस्ट क्या होता है, ट्रफ क्या होता है। तो जैसा कि हम बोले कि ट्रांसवर्स वेव में जो पार्टिकल है वो ऊपर नीचे यानी वेव इस प्रकार से मूव करेगा आगे की ओर। अब पार्टिकल ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते रहेगा, है ना। तो ऐसे वेव को हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। तो ये जो ट्रांसवर्स वेव में ये जो ऊपर वाला है इसको हम क्रेस्ट बोलते हैं, या फिर इसको हम हिल्स बोलते हैं। हिल्स मतलब ऊपर ऊपर वाला, मतलब कि पहाड़ जैसा, ठीक है। तो ये क्रेस्ट कहलाएगा या हिल्स कहलाएगा। और ये जो नीचे वाला है इसको हम ट्रफ बोलते हैं, या फिर इसी को हम वैली बोलते हैं यानी गड्ढा, है ना। तो यहाँ पे बोला गया है कि देखिए यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक वेव इस प्रकार से कंप्लीट हो रहा है ना, इस प्रकार से ये एक वेव हुआ और दूसरा वेव ये हुआ, है ना। पहला वेव ये वाला हुआ, ठीक, एक वेव हो गया कंप्लीट, है ना। दूसरा वेव ये हुआ। तो ये जो एक वेव की लंबाई होगी ये लंबाई ही वेवलेंथ कहलाता है। जैसा कि हम पीछे बोल चुके हैं कि लेंथ ऑफ वन वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। या फिर हम बोले कि यहाँ पे देखिए इसके बाद ये जो वेव है रिपीट कर रहा है, वापस से वही चीज हो गया, वापस से, है ना। ये हुआ फिर उसके बाद ये हुआ, यानी यहाँ पे रिपीट कर रहा है। तो जो रिपीट कर रहा है वहां पर का जो मिनिमम लेंथ होगा, ये वाला लेंथ होगा, वो वेवलेंथ कहलाएगा। यानी कहने का मतलब है कि एक वेव के लेंथ को या फिर कहें कि जहां साउंड वेव रिपीट करता है उसके मिनिमम डिस्टेंस को, दैट इज दिस, इसको हम वेवलेंथ कहते हैं। तो यहाँ पे ये सही हो गया। दूसरा डेफिनेशन ये है यहाँ पे, जिस प्रकार से वहां पे था कि ये वाला डेफिनेशन कि भाई सेंटर ऑफ टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन को हम वेवलेंथ कहते हैं, ऐसे, है ना। सेंटर ऑफ टू कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शन को हम के बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी कुछ थोड़ा सा अल्टर डेफिनेशन है लेकिन सही है। क्या भाई, तो यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है कि टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट, यानी ये टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का जो दूरी होगा वो वेवलेंथ कहलाएगा। या कहें टू कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच का जो दूरी होगा वो भी वेवलेंथ कहलाएगा। यानी वेवलेंथ में पहला तो हम बोल सकते हैं ये जो लंबाई है, ये है ना, ये जो लंबाई है एक वेव की जो लंबाई है, दैट इज दिस, ये लंबाई ये वाला लंबाई, है ना, ये वेवलेंथ कहलाएगा। या फिर कहें टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का लंबाई वेवलेंथ कहलाएगा। ये भी वही वेवलेंथ है, ये दोनों, ये सारा का सारा वैल्यू बराबर होगा। अगर ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर होगा और ये भी 5 मीटर होगा, क्योंकि तीनों का तीनों वेवलेंथ है। और वेवलेंथ का यहाँ पे डेफिनेशन तीनों का तीनों होगा। दैट इज पहला डेफिनेशन, द लेंथ ऑफ वन वेव और द लेंथ, द मिनिमम डिस्टेंस इन विच साउंड वेव रिपीट्स इटसेल्फ इज कॉल्ड वेवलेंथ। या कह ले कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट इज कॉल्ड वेवलेंथ। या कह ले डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। सारा का सारा बात एक ही है और सब में वैल्यू बराबर ही होगा। तो ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो क्रेस्ट वाले में कुछ वैल्यू अलग है ना, ये वैल्यू अलग है, ये वैल्यू अलग है, ऐसा नहीं है। सब में वैल्यू, इसमें भी वैल्यू वही होगा, इसमें भी वैल्यू वही होगा और इसमें भी वैल्यू
वही ही होगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आई होप आप लोग वेवलेंथ का डेफिनेशन समझ गए होंगे। वेवलेंथ का डेफिनेशन में सिंपली यही याद रखिए, चाहे ट्रांसवर्स वेव का पूछे या लॉन्गिट्यूडनल वेव का, क्योंकि एग्जाम में ऐसे नहीं बोलता है कि वेवलेंथ को डिफाइन कीजिए ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव या ट्रांसवर्स वेव। तो उसके लिए आप सिंपली यही याद रखिए कि व्हाट इज वेवलेंथ। तो लेंथ ऑफ वन वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। एक वेव का जो लेंथ है वही वेवलेंथ कहलाता है, या फिर ये कहिए द मिनिमम डिस्टेंस इन विच साउंड वेव रिपीट्स इटसेल्फ इज नोन एज वेवलेंथ। ये जो दोनों डेफिनेशन है ये 100%, चाहे वो ट्रांसवर्स वेव हो या लॉन्गिट्यूडनल वेव हो, दोनों केस में सही होगा, है ना। इसमें अलग अलग करने का कोई जरूरत नहीं। तो चलिए आगे चलते हैं। बोल रहा है यहाँ पे वेवलेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर कॉल्ड लैम्डा। वेवलेंथ को हम एक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि हम कह सकते हैं उल्टा त है ना। त को सॉरी उल्टा त नहीं है, त ही है, लेकिन थोड़ा सा घुमा के लिख देना है ना, तो इसको हम लैम्डा पढ़ते हैं, है ना। तो वेवलेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर, है ना, कॉल्ड लैम्डा, है ना। तो यहाँ पे यहाँ पे आगे बोला जा रहा है कि वेव, चूंकि वेवलेंथ एक प्रकार का डिस्टेंस है, जैसा कि हम बोले वेवलेंथ क्या है, लेंथ ऑफ वन वेव, है ना, यानी दूरी है। तो दैट्स वाई यहाँ पे एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज मीटर। इस वजह से वेवलेंथ का भी एसआई यूनिट मीटर होता है। अदर यूनिट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ का दूसरा दूसरा यूनिट क्या है, तो दूसरा दूसरा यूनिट में वेवलेंथ का यूनिट है सेंटीमीटर, मिलीमीटर, नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम, है ना, एंगस्ट्रॉम। तो जैसा कि फिर से बोल देते हैं कि वेवलेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय अ ग्रीक लेटर। वेवलेंथ को एक ग्रीक लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लैम्बडा बोलते हैं। और वेवलेंथ का ऐसा यूनिट मीटर होता है क्योंकि एक प्रकार का डिस्टेंस है, और दूसरा यूनिट में सेंटीमीटर, मिलीमीटर, नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉन हो गया। नोट करने वाली बात यह है कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर के बराबर, और 1 एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10⁻10 के 10 मीटर के बराबर, है ना। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹मीटर एंड 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर। तो इससे सवाल आ जाता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला वेव का प्रॉपर्टी है एम्पलीट्यूड। तो ये एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल ऑफ द मीडियम फ्रॉम मीन पोजीशन व्हेन वेव पासेस थ्रू दैट मीडियम इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। कहने का मतलब है अगर किसी मीडियम के थ्रू वेव पास करे, तो यहाँ पे जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, वो पार्टिकल जो जितना मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा, ये जो डिस्टेंस है, पार्टिकल अगर यहाँ से वाइब्रेट करना चालू किया, यहाँ से वाइब्रेट करना चालू किया, तो जो पार्टिकल है मैक्सिमम डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, यही ना कवर कर रहा है। तो इसी मैक्सिमम डिस्टेंस को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। यानी मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल, है ना, इन अ वेव when a wave passes through a medium is called amplitude of that wave। ये जो है उस वेव का एम्पलीट्यूड कहलाएगा, है ना। तो चूंकि एम्पलीट्यूड भी एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का दूरी है, एक प्रकार का डिस्टेंस, एक प्रकार का लंबाई है, जो कि मैक्सिमम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, जो कि मैक्सिमम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। दैट्स वाई इसका भी ऐसा यूनिट मीटर ही होगा। और एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल लेटर ए से। वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते थे लैम्डा से, और चूंकि वेवलेंथ भी डिस्टेंस है, दैट्स वाई उसका भी ऐसा यूनिट मीटर था। और यहाँ पे एम्पलीट्यूड भी डिस्टेंस है, लेकिन कैसा डिस्टेंस है, तो पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से, ये जो पोजीशन है ना, इसको मीन पोजीशन कहते हैं, ये जो पोजीशन है बीच वाला, इसको मीन पोजीशन कहते हैं। तो मीन पोजीशन से पार्टिकल जितना मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया, इसी को हम एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव कहते हैं। तो चूंकि ये भी एक प्रकार का दूरी है, एक प्रकार का डिस्टेंस है, दैट्स वाई इसका भी ऐसा यूनिट मीटर ही होता है। नोट कर लेते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव is same as the amplitude of the vibration body producing the wave। नोट कर लें कि वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा वो सेम होगा वाइब्रेटिंग बॉडी के एम्पलीट्यूड से, जो कि वेव को प्रोड्यूस कर रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं वेव इज प्रोड्यूस ऑन वाइब्रेशन, है ना। वेव जो है साउंड वेव जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस, साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन। तो चूंकि साउंड वाइब्रेशन के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कहने का मतलब है कि साउंड वेव भी वाइब्रेशन के द्वारा ही प्रोड्यूस होगा, यानी साउंड वेव इज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। तो अगर साउंड वेव वाइब्रेशन के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस साउंड वेव में जो एम्पलीट्यूड आया है, वो भी कहीं ना कहीं वाइब्रेशन से ही आया है ना। वाइब्रेट कौन करेगा, कोई ना कोई बॉडी ही करेगा, है ना। तो वो जो बॉडी वाइब्रेट कर रहा है,
उस बॉडी के वाइब्रेशन के का जो एम्पलीट्यूड होगा वो सेम होगा वेव के एम्पलीट्यूड के। यानी द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव इज मस्ट इक्वल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। यानी वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड और वेव का एम्पलीट्यूड दोनों हर हाल में सेम होगा। तो इसको आप लोग नोट करके रखिएगा। तो चलिए अगला प्रॉपर्टी के पे चलते हैं। अगला प्रॉपर्टी है टाइम पीरियड। तो ये टाइम पीरियड क्या होता है? तो बोला जा रहा है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव यानी कि इज कॉल्ड टाइम पीरियड, है ना। यानी एक वेव को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है इसी को हम टाइम पीरियड कहते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि ये जो हम एक वेव कंप्लीट किए, बोले ना ये एक वेव हुआ, है ना, ये अगला वेव हो गया, ये उसके अगला वेव हो गया। तो ये जो एक वेव को कंप्लीट करने का जो टाइम लग रहा है सर, इसी को हम टाइम पीरियड कहते हैं। या कहें ये जो दूरी है ये क्या है? ये वेवलेंथ है ना, लैम्डा है। तो ये जो दूरी कवर करने में जितना टाइम लगता है उसको भी टाइम पीरियड कहते हैं। यानी कि वन वेव को कवर करने में जितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं, ये कह सकते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि लैम्बडा डिस्टेंस को यानी वन वेवलेंथ को कवर करने के लिए, यूनिट वेवलेंथ को कवर करने के लिए जितना टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। दोनों बात 100% सही है। अब चूंकि ये जो टाइम पीरियड है इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। ये जो टाइम पीरियड है इसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। और चूंकि टाइम पीरियड एक प्रकार का टाइम है, दैट्स वाई इसका ऐसा यूनिट सेकंड होता है। ठीक है। तो चलिए अब हम अगला पे चलते हैं। तो अगला प्रॉपर्टी है फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो बोला जा रहा है द नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी 1 सेकेंड में कितना वेव प्रोड्यूस होता है इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे जैसे अगर मान लें कि अगर मान लें कि हम 1 सेकेंड में सपोज करें, मान लो कि 1 सेकेंड में हम एक वेव हुआ, ये दूसरा वेव हुआ, तीसरा वेव हुआ, ये चौथा वेव हुआ। के गो हुआ? 1 2 3 4, है ना। एक वेव हुआ, ये एक वेव, 2 3 4, 4 गो वेव हुआ, है ना। अगर 1 सेकेंड में 4 वेव प्रोड्यूस हो रहा है, कहने का मतलब है इसका फ्रीक्वेंसी 4 है। अगर एक वेव में मान लिया जाए 5 गो प्रोड्यूस होता है इस प्रकार से, तो इसका फ्रीक्वेंसी 5 होगा। अगर एक वेव में 6 गो प्रोड्यूस होता है तो इसका फ्रीक्वेंसी 6 होगा। यानी कहने का मतलब है कि 1 सेकेंड में जितना नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस हुआ दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि द नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड, द नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। हम ये भी कह सकते हैं या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो वेव प्रोड्यूस हुआ है वो कोई ना कोई वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस हुआ होगा, है ना। तो जो वेव का फ्रीक्वेंसी होगा वही वाइब्रेटिंग बॉडी का भी फ्रीक्वेंसी होगा। तो जो वेव का संख्या होगा एक वन वन सेकेंड में, यानी 1 सेकेंड में जितना वेव प्रोड्यूस हुआ उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से 1 सेकेंड में जितना वाइब्रेशन का संख्या है उसको भी फ्रीक्वेंसी ही कहते हैं। तो चाहे हम ये कहें कि 1 सेकेंड में कितना वेव फॉर्म हुआ इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, या फिर ये कहें कि 1 सेकेंड में कितना वाइब्रेशन हुआ इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, दोनों बात एक ही है। नोट कर लें कि वाइब्रेशन को हम डिनोट करते हैं एफ से, है ना। इस प्रकार से एफ से, और या फिर इसको हम न्यू से डिनोट करते हैं। अब न्यू क्या होता है? तो न्यू बेसिकली भी के ही तरह होता है लेकिन हल्का से इस प्रकार से घूम जाता है ना। तो इसको हम न्यू पढ़ते हैं। तो फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाई एफ और न्यू। नाउ जैसा कि हम टाइम पीरियड के बारे में जाने कि टाइम पीरियड का ऐसा यूनिट सेकेंड होता है, ठीक उसी प्रकार से फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट होता है हर्ट्ज। ये जो हर्ट्ज है ये एक साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया था जिनका नाम शायद फेडरिक हर्ट्ज था, कुछ करके था, लेकिन हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट पे इनका नाम दिया गया। मतलब ये जो ऐसा यूनिट है ये पड़ा है। दूसरा है इसका ऐसा यूनिट है यही मतलब कि सेम है। इस हर्ट्ज का है दूसरा नाम है साइकिल पर सेकेंड, या फिर कह ले वाइब्रेशन पर सेकेंड, या फिर कह ले पर सेकेंड। तो अगर कोई पूछे फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या है तो हम हर्ट्ज भी बोल सकते हैं, साइकिल पर सेकंड भी बोल सकते हैं, वाइब्रेशन पर सेकंड भी बोल सकते हैं, और पर सेकंड भी बोल सकते हैं। तीनों का तीनों एक ही है। यानी कहने का मतलब है 1 हर्ट्ज बराबर होगा 1 पर सेकंड के, ये बराबर होगा 1 साइकिल पर सेकंड के, और ये बराबर होगा 1 वाइब्रेशन पर सेकंड के। नोट कर ले जिस प्रकार से आप वेवलेंथ में नोट किए थे कि जो वाइब्रेटिंग बॉडी का से जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा उसका जो वेवलेंथ होगा वो बराबर होगा साउंड वेव के वेवलेंथ के। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी वाइब्रेटिंग बॉडी का, है ना, जो फ्रीक्वेंसी होगा वो बराबर होगा वेव के फ्रीक्वेंसी के। यही कारण है कि यहाँ पर डेफिनेशन में हम दोनों बात लिखाए हैं कि द नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस
इन 1 सेकंड उसको ही फ्रीक्वेंसी कहते हैं, या द नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन 1 सेकंड उसको भी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो दोनों बात एक ही है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। अगला हम जानते हैं कि ठीक है, अगला हमको जानना होता है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में रिलेशन क्या होता है। हाँ हाँ, रिलेशन का बात छोड़ा। चलिए तो देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव इज कॉल्ड टाइम पीरियड। जैसा कि हम जानते हैं कि भाई एक वेव को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। एक वेव को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको वन टाइम पीरियड कहते हैं, मतलब टाइम पीरियड कहते हैं। एक वेव को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। लेकिन एक सेकंड में जितना वेव फॉर्म होता है उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फिर से बोल रहे हैं, एक वेव को जितना टाइम लगा वो टाइम पीरियड, एक वेव को जितना टाइम लगा वो टाइम पीरियड। लेकिन एक सेकंड में जितना वेव बना वो फ्रीक्वेंसी। एक वेव को जितना टाइम लगा वो टाइम पीरियड, और एक सेकंड में जितना वेव फॉर्म हुआ उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो मान लेते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ वेव इज टी सेकेंड। मान लेते हैं हम भाई कि कोई वेव है जिसको फॉर्म होने में टी सेकेंड लगता है, यानी उस वेव का जो टाइम पीरियड है वो टी सेकेंड। हम मान लेते हैं कि कोई एक वेव है जिसको फॉर्म होने में बनने में टी सेकेंड लगता है। अब चूंकि एक वेव को फॉर्म होने में जितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं, यानी कहने का मतलब है इस वेव का टाइम पीरियड टी है, हम ये मान लेते हैं इस वेव का टाइम पीरियड टी है, हम ये मान लेते हैं। यानी टी सेकंड में कितना वेव बना भाई, एक वेव बना। तो एक सेकंड में कितना वेव बनेगा, 1/t वेव बनेगा। और एक सेकंड में जितना वेव बनता है उसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि ये जो 1/t है वो फ्रीक्वेंसी यानी f के बराबर होगा। यही कारण है कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बराबर 1/t आता है ना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि टी सेकंड में एक वेव फॉर्म हुआ, यानी टी टाइम पीरियड में एक वेव फॉर्म हुआ, तो एक सेकंड में 1/t वेव फॉर्म होगा। एंड वी नो दैट नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और हम सब जानते हैं कि एक सेकंड में जितना वेव फॉर्म होता है उसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि ये जो आपका 1/t का जो वैल्यू है, ये जो 1/t का वैल्यू है ये कुछ और नहीं अपना फ्रीक्वेंसी ही है ना। यानी यहाँ से एक फॉर्मूला आ जाता है, फ्रीक्वेंसी बराबर क्या, तो यहाँ से फॉर्मूला आ जाता है फ्रीक्वेंसी बराबर 1/t। और यही कारण है फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट पर सेकंड भी होता है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है f बराबर 1/t, तो ये 1/सेकंड होगा, तो इसका ऐसा यूनिट पर सेकंड भी हो जाएगा। तो फिर यहाँ से हम बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड एंड वाइस वर्सा। यानी फ्रीक्वेंसी जो है टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल होता है, और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि टाइम पीरियड भी फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल होता है। और हम यहाँ से एक फॉर्मूला और ड्राइव कर सकते हैं कि f × t = 1। तो इस पे जो है एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल पूछा जाता है। 8 क्लास में ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन 9th क्लास में इस पे अच्छा खासा न्यूमेरिकल आता है। बेसिकली देखा जाए तो साउंड में यही से न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, तो अगला प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अगला प्रॉपर्टी है वेव का वेलोसिटी, यानी वेव का स्पीड, है ना। अब जैसा कि हम फिजिक्स में मोशन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड, या डिस्टेंस बाय टाइम। फॉर्मूला में अगर बात बोले तो, है ना। वेलोसिटी का डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस कवर्ड इन अ पार्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी, या कह ले कि डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड वेलोसिटी। और इसका फॉर्मूला पढ़े थे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, या पढ़े थे v इज इक्वल टू s/t, आप लोग को याद ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डिस्टेंस है, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, तो जैसा कि हम बोले थे कि एक वेव एक वेव को कंप्लीट करने में या एक वेव फॉर्म करने में जितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। और ये भी बोले हैं, यानी इसको जो कंप्लीट करने में जितना टाइम लगा उसको हम टाइम पीरियड कहेंगे। और ये भी बोले थे कि एक वेव का जो लेंथ होता है उसको वेवलेंथ कहते हैं। यानी इस वेवलेंथ के लिए टी टाइम पीरियड लग रहा है। तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है, वेलोसिटी बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, वेवलेंथ, और टाइम क्या है ना, टाइम पीरियड, है ना। यहाँ पे देखा जाए तो वेलोसिटी का फॉर्मूला बताएं हम, डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस बाय टाइम ये बताएं, है ना। तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, वेवलेंथ है ना। और टाइम क्या है भाई, तो टाइम पीरियड है। तो यहाँ से फॉर्मूला आ गया वेलोसिटी बराबर वेवलेंथ बाय टाइम पीरियड। तो वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं v से, आप मोशन में पढ़ चुके होंगे। और यहाँ पे आप जाने हैं कि वेवलेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम पीरियड को कैपिटल टी से। तो यहाँ से फॉर्मूला आ गया v इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी।
v इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी। और जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं 1/t इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, दैट्स वाई एक और फॉर्मूला आ जाता है v इज इक्वल टू एफ टी, सॉरी एफ लैम्डा, है ना। एफ लैम्डा कैसे होगा, तो 1/t जो है इसको हम एफ की तरह ट्रीट करने लगेंगे। यहाँ पे जो 1/t आया है इसको हम एफ की तरह ट्रीट करने लगेंगे, तो यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा क्या भाई, तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। यानी यहाँ से हम बहुत सारा फॉर्मूला जाने, है ना। यहाँ से हम बहुत सारा फॉर्मूला जाने। पहला तो जाने कि f इज इक्वल टू 1/t होता है, ये फॉर्मूला जाने। दूसरा फॉर्मूला जाने एफ टी इज इक्वल टू 1 होता है, इसी का डराइवेशन है, कोई अलग से नहीं है ना। तीसरा फॉर्मूला जाने कि वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस बाई टाइम होता है, यानी वेवलेंथ बाई टाइम पीरियड। तो यहाँ से फॉर्मूला ड्राइव होके आ गया v इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी। और चौथा फॉर्मूला जाने v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो ये सारे फॉर्मूला का इस्तेमाल न्यूमेरिकल में किया जाता है। तो आई होप आप लोग को बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर कोई भी तरह का आप लोग को डाउट है तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में रिप्लाई जरूर दें, मैं जरूर जवाब दूंगा। बाकी धन्यवाद मेरे साथ बने बने रहने के लिए। और इसी प्रकार से आप तक अलग अलग चैप्टर्स का लेक्चर जाते रहेगा। धन्यवाद।